हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष्मान कुमार प्रजापत एजी केमिस्ट्री लेक्चरर केपीएस विराटनगर से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आपके एजी केमिस्ट्री का 10वां पार्ट है जिसका नाम है जैव रसायन। जैव रसायन को अंग्रेजी में बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पार्ट है। बोर्ड एग्जाम में इस पार्ट से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैव रसायन क्या होता है। कि देखो, जैव रसायन है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्द कौन कौन से हैं? बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो मीन्स होता है जैव और प्लस रसायन। तो जैव प्लस रसायन क्या होता है? इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? जैव रसायन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, इसको डेफिनेशन या परिभाषा इसकी करेंगे तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव मतलब पादप व जंतु अपनी जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो कोई जो वह शाखा जिसमें जैविक जो क्रियाएं होती हैं उनका जो अध्ययन किया जाएगा वह कहलाता है जैव रसायन। अब जैव रसायन का जो शब्द है ये किसने दिया था? कार्ल न्यूबर्ग ने। कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में ये शब्द दिया था जैव रसायन। अब देखो, जैव रसायन में जो जीव होते हैं, सजीव होते हैं, उनको अपने शरीर की वृद्धि मरम्मत के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो जैव अणु होते हैं। जैव अणु कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, ये कुछ महत्वपूर्ण जैव अणु हैं। तो इन जैव अणुओं को सजीव ग्रहण करके अपने जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनको चलाते हैं, या उनके सजीव जो होते हैं वो अपने शरीर की वृद्धि या मरम्मत के लिए ऊर्जा के रूप में इन्हें ग्रहण करते हैं। तो देखो, इसमें अपने सबसे पहला जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला है कार्बो प्लस हाइड्रेट। अब देखो, कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट होता है जल। क्या होता है? जल। तो इसके हम डेफिनेशन करेंगे कि कार्बन के जलयोजित यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। मतलब कार्बन और जल से बने हुए यौगिक क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है इनका जो सामान्य सूत्र वो होता है क्या? CxH2O का होल Y। यहाँ पर X और Y का मान क्या होगा? समान होगा। X क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। जो X का मान लिखेंगे वही किसका मान होगा? Y का मान होगा। देखो, कार्बन आ गए और H2O जल आ गए, तो इन दोनों के यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बन के जलयोजित यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो X का मान है, X और Y का मान, X ग्रेटर देन इक्वल 3, X का मान है या तो 3 या 3 से अधिक होता है, 3 से कम नहीं होगा। X का मान हमेशा 3 या 3 से अधिक होता है, 3 से कम मान नहीं होगा। यदि 3 से कम मान है कार्बन X का तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। अब हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा अपन ने पढ़ लिया था कि जलयोजित, कार्बन के जलयोजित जो यौगिक है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब जो आधुनिक जो परिभाषा है कार्बोहाइड्रेट की, आधुनिक परिभाषा जो कई वैज्ञानिकों ने दी थी वो क्या होता है कि एल्डिहाइड व कीटोन,
ये कार्बोनिल समूह होते हैं। एल्डिहाइड जो होता है CHO क्रियात्मक समूह होता है और इसमें होता है C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड व कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये जो है बाद में जो आधुनिक पुरानी जो परिभाषा है वो तो थी कि कार्बन के जलयोजित यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, लेकिन जो आधुनिक परिभाषा है कि एल्डिहाइड व कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जो एल्डिहाइड होता है वो CHO होता है और कीटोन होता है वो C डबल बॉन्ड O समूह होता है। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH समूह। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। जो कार्बोहाइड्रेट है उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है मोनोसैकेराइड और नंबर 2 है ओलिगोसैकेराइड और नंबर 3 है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब देखो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब हम पहला इसमें चैप्टर जो अपना टॉपिक है वो पढ़ेंगे, कौन सा? नंबर 1 मोनोसैकेराइड। तो देखो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं कि मोनोसैकेराइड नाम से स्पष्ट हो रहा है, मोनो मीन्स एक, मतलब एक ही अणु हो, उसको और भागों में बांटा नहीं जा सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता, अर्थात और भागों में नहीं तोड़ा जा सकता और विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाएंगे? मोनोसैकेराइड। तो पहला अपना मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या होगा कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता, क्या कहलाएगा? मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। अब जो मोनोसैकेराइड है इनका जो सामान्य सूत्र है, इनका मोनोसैकेराइड का सामान्य सूत्र होता है क्या? CnH2O का होल n। CnH2O का होल n, यहाँ पर n इज इक्वल टू कार्बन परमाणुओं की संख्या है। n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अब n का मान यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जो मोनोसैकेराइड होता है उनका अनुलग्न होता है, अनुलग्न क्या होता है? ओस होता है, ओस। जो अनुलग्न का मतलब होता है कोई भी जो शब्द होता है उसके पीछे जुड़ने वाला। एक होता है पूर्व लग्न जो होता है जैसे शब्द से पहले जुड़ता है, कोई भी शब्द उससे पहले पूर्व लग्न जोड़ दे, कोई भी शब्द जोड़ दे। अनुलग्न का मतलब होता है अनु का मतलब पीछे, अनुलग्न जुड़ने वाला। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे n का मान। यहाँ n क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या है, n का मान। ठीक है, जैसे n का मान अपन ले लिया 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई। और ओस जुड़ जाएगा क्योंकि मोनोसैकेराइड में अनुलग्न क्या होता है? ओस, तो क्या हो जाएगा? ट्राई ओस। ठीक है, ट्राई ओस। अब ट्राई ओस के जो सूत्र है इसके आधार पर हम सूत्र बनाएंगे। तो C3H2O का होल थ्राइस, क्योंकि यहाँ और यहाँ n का मान मैंने क्या रख दिया? 3। तो इसको और भी खोल दे, या C3 3 दूनी 6, H कितने हो जाएंगे? 6, क्योंकि ये 3 इस 2 से गुणा होगा, 3 दूनी 6 O3। ठीक है, इसका जो नाम होगा, इस मोनोसैकेराइड का नाम होगा, जो ये फॉर्मूला है, इस मोनोसैकेराइड का नाम क्या होगा? गिल्सरे एल्डिहाइड।
ग्लिसरे एल्डिहाइड या डाई हाइड्रोक्सी कीटोन, डाई हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी कीटोन। अब जो इसमें होता है, इसमें मैंने परिभाषा में बताया था कि पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन, वो सॉरी पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें तो देखो जो होता है CHO समूह होगा और इसमें कीटोनिक समूह होता है C डबल बॉन्ड O। इसमें कौन सा समूह होगा, कीटोनिक समूह होगा। इसी प्रकार हम 4 ले लें, 4 को हम बोलते हैं टेट्रा, टेट्रा प्लस ओस क्या हो जाएगा, टेट्रोस हो जाएगा। और फॉर्मूला हो जाएगा C4H2O का होल 4 या C4H8O4। इसका नाम होगा राइबुलोस या इरिथ्रुलोस इरिथ्रुलोस। ये इसके क्या है, टेट्रोस के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, राइबुलोस या इरिथ्रुलोस। ये सब जो पढ़ रहे हैं अपन मोनोसेकेराइड हैं। ट्राइओस में 2 मोनोसेकेराइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड डाईहाइड्रोक्सी कीटोन। टेट्रोस में 2 मोनोसेकेराइड है, राइबुलोस और इरिथ्रुलोस, एग्जाम्पल इनके। और कार्बन परमाणु की संख्या यदि 5 है, उसको 5 को बोलते हैं पेंटा। पेंटा प्लस ओस क्या हो जाएगा, पेंटोस हो जाएगा। क्या होगा, पेंटोस। तो पेंटोस में इसका फॉर्मूला क्या होगा, C5H2O का होल 5 या C5H10O5, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसमें जो 2 है, 2 होते हैं इसमें भी एग्जाम्पल, कौन कौन से, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। आप यहाँ पर देखो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, ये क्या है, न्यूक्लिक अम्ल, मतलब न्यूक्लिक एसिड होते हैं, DNA और RNA उसमें पाई जाने वाली शर्करा है। RNA तो RNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोस पाई जाती है। और DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोस। कार्बन परमाणु की संख्या यदि 6 है, तो 6 है तो इसको बोलते हैं हेक्सोज। क्या बोलेंगे, हेक्सोज। फॉर्मूला होगा C6H2O का होल 6 या C6H12O6। इसके जो एग्जाम्पल हैं 3 है, इसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज और है गैलेक्टोज ये सब हैं जो मोनोसेकेराइड क्या हैं, इकाइयाँ हैं। तो मोनोसेकेराइड का मतलब हो गया कि जिनका जलवघटन नहीं होगा, मतलब ये राइबुलोस, इरिथ्रुलोस, ग्लिसरॉल्डिहाइड, राइबो, डीऑक्सीराइबोस, इनको और जलवघटन नहीं किया जा सकता। अर्थात हम जलवघटन से कह सकते हैं कि जब इनको जल में डाला जाता है तो ये इनका फॉर्मूला यही रहता है, ये टूटकर अलग अलग नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं डाईसेकेराइड की। दूसरा जो होता होगा अपना डाईसेकेराइड। तो देखो ओलिगोसेकेराइड। नंबर 2 है अपना ओलिगोसेकेराइड। अब देखो ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड होता है वो मोनोसेकेराइड इकाइयों से बना होता है। किससे बना होता है, मोनोसेकेराइड इकाइयों से। तो ओलिगोसेकेराइड की हम बात करें कि यदि हम इनका जलवघटन करते हैं ओलिगोसेकेराइड का, तो इनको ये टूट कर क्या देते हैं, मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलवघटन करने पर 2 से लेकर 10 तक क्या देते हैं, मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देते हैं। मतलब जब हम ओलिगोसेकेराइड का जलवघटन करेंगे तो 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। कौन सी इकाइयाँ, मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। अब आप यहाँ देखो 2 से 10 तक कि हम जब ओलिगोसेकेराइड है उसको हम जल में डालेंगे या जल में घोलेंगे तो कितनी इकाइयाँ प्राप्त होंगी, 2 से लेके 10 तक। तो इस प्रकार से हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे, जैसे डाईसेकेराइड है, डाईसेकेराइड इसकी और ब्रांचेज हैं। 2 देंगे तो क्या होगा, डाईसेकेराइड। 3 देंगे तो ट्राईसेकेराइड और 4 देंगे तो टेट्रासेकेराइड और
5 देंगे तो पेंटासेकेराइड। इस प्रकार से ये क्या होते चलते रहेंगे। अब देखो हम इनको डेफिनेशन करें कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलगठन करने पर कितनी मोनोसेकेराइड इकाइयाँ, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देते हैं। सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा होती है, ठीक है। हाँ, और ट्राइसेकेराइड 3 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देते हो तो क्या कहलाएंगे, ट्राइसेकेराइड। टेट्रा कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलगठन करने पर कितनी 4 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देते हो। इसी प्रकार पेंटा में कितनी देते हो, 5 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देते हो। अब हम बात करते हैं मोनोज ओलिगोसेकेराइड में। ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड जो है अपना इम्पोर्टेंट है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ओनली कौन सा है अपने, डाइसेकेराइड है। तो जो मुख्य जो डाइसेकेराइड है वो 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं, सुक्रोज है, सुक्रोज, और दूसरा है लैक्टोज है, और माल्टोज है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो डाइसेकेराइड है इसका जो सामान्य फॉर्मूला है, डाइसेकेराइड का जो सामान्य फॉर्मूला होता है C12H22O11 होता है। डाइसेकेराइड होता है, उसका जो फॉर्मूला होगा C12H22O11, ठीक है। और डाइसेकेराइड में जो दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयाँ हैं आपस में जुड़ी तो होंगी ना, तो वो किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है, ग्लाइकोसाइडी बंध के द्वारा जुड़ी होती है। ग्लाइकोसाइडी बंध, मतलब फॉर्मूला सामान्य ये हो गया। अब इसमें क्या है, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ हैं, तो 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ, जैसे ये दोनों पेन है मैंने ऐसे जोड़ दिया तो जोड़ने में जो बंध है, इसी प्रकार इसमें भी 2 जो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ हैं वो किस बंध के द्वारा जुड़ी होंगी, ग्लाइकोसाइडी बंध के द्वारा। अब हम बात करते हैं इसके 3 जो मुख्य डाइसेकेराइड हैं। कितने मुख्य डाइसेकेराइड कितने हैं, 3 हैं। सुक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। तो हम पहले बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज, जो सुक्रोज होता है वो गन्ने और चुकंदर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, गन्ने व चुकंदर में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है। अब इसका भी जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वो क्या होगा, C12H22O11, मतलब इन तीनों का फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज तीनों का फॉर्मूला क्या है, यही रहेगा, लेकिन इसमें जो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ हैं उनका अंतर रहेगा। इनमें सब में अलग अलग मोनोसेकेराइड होते हैं। जैसे सुक्रोज है उसमें जो 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होंगी वो कौन सा होगा, एक तो होगी ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज, और दूसरा होगा फ्रक्टोज, जो दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, सुक्रोज बनाती हैं, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाएंगे, सुक्रोज। और इन दोनों के बीच में जो बंध होगा ये बंध क्या है, ग्लाइकोसाइडी बंध है। क्या है, ग्लाइकोसाइडी बंध। समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज अर्थात ग्लाइकोसाइडी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं ये। तो हम कह सकते हैं सुक्रोज में, सुक्रोज के जलावघटन से प्राप्त इकाइयों के या मोनोसेकेराइड इकाइयों के नाम बताइए। जब सुक्रोज का जलावघटन करते हैं तो 2 मोनोसेकेराइड कौन कौन सी प्राप्त होती है, एक तो होगा ग्लूकोज और एक होगा फ्रक्टोज। इसी प्रकार से दूसरा जो है वो है अपना लैक्टोज। लैक्टोज, तो लैक्टोज में क्या होता है, फॉर्मूला सेम रहेगा ये। अब इसमें जो 2 मोनोसेकेराइड जो 2 इकाइयाँ हैं वो है, एक तो है ग्लूकोज, ग्लूकोज, और दूसरी है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, लैक्टोज का। अब जो लैक्टोज है वो मुख्यतः किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। दूध आप सब जानते हो, उसमें एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु भी होता है जो दही, दूध से दही बनाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु का नाम आपने अच्छे से सुना होगा, वो क्या होता है,
दूध से। तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो लैक्टोज छोड़ता है। तो दूध में उपस्थित शर्करा का नाम बताइए, तो वो क्या है, लैक्टोज है। अब जो लैक्टोज है उसमें जो दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ हैं कौन कौन सी है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के द्वारा जुड़ी है और इनके बीच में जो बॉन्ड रहेगा वही ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड रहेगा। जो तीसरी है अपनी कौन सा है, माल्टोज। अब माल्टोज का भी फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों जो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती है वो क्या होती है, ग्लूकोज की ही होती हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज इकाइयों के जुड़ने से किसका निर्माण होता है, माल्टोज का निर्माण होता है। अर्थात जब माल्टोज का हम जलव गठन करेंगे तो दो ग्लूकोज इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। और इसके बाद में जो अपना ये डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड में हम सिर्फ ओनली डाइसेकेराइड पढ़ा है क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, ओनली डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड में तीन है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। डाइसेकेराइड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलव गठन करने पर दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, क्या कहलाएगा, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड के तीन एग्जाम्पल है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज। सुक्रोज को मैंने बता दिया गन्ने व चुकंदर में पाया जाता है। इसके जलव गठन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो इकाइयाँ प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो लैक्टोज है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है, दुग्ध शर्करा भी हम कह सकते हैं लैक्टोज को। इसका जब जलव गठन करते हैं तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज की दो इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। तीसरा है माल्टोज। माल्टोज का जब हम जलव गठन करेंगे तो दो ग्लूकोज इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। अब अपना जो तीसरा है पॉलीसैकेराइड, तीसरा जो अपना होगा वो होगा क्या, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।